नमस्कार। इस चर्चा में हम प्रोसेस कैलकुलेशन की दुनिया में उतरेंगे। इसे स्टोइकियोमेट्री भी कहते हैं और ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है असल में है नहीं। अच्छा जरा सोचिए, एक बहुत बड़े केमिकल प्लांट और घर की रसोई, इन दोनों में क्या कोई मेल हो सकता है? सुनने में अजीब लगे, लेकिन हाँ, दोनों ही एक रेसिपी पर चलते हैं। बस फर्क इतना है कि केमिकल रेसिपी की जो भाषा होती है ना, वो बहुत ही सटीक और पूरी दुनिया में एक जैसी होती है। तो चलिए सबसे पहले इसी भाषा को समझते हैं। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम चीजों को मापेंगे कैसे। देखिए, जैसे किसी भी खाने की रेसिपी ग्राम या लीटर के शुरू होती है, वैसे ही विज्ञान में हर माप की नींव कुछ बेसिक इकाइयों पर टिकी होती है, जिन्हें हम बेस यूनिट्स कहते हैं। अब ये काफी दिलचस्प है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग सिस्टम एक ही चीज को मापते हैं। और बस इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड यानी एसआई यूनिट्स इतना जरूरी हो जाता है। और ये टेबल तो बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे इंजीनियर्स एक माप की भाषा से दूसरी में अनुवाद करते हैं। ये जरूरी है ताकि रेसिपी, चाहे वो कहीं भी बने, हमेशा सही और सटीक रहे। ठीक है, तो अब हमें माप की भाषा तो आ गई, लेकिन तब क्या करें जब हमारे पास अरबों खरबों परमाणु हों? उन्हें एक एक करके तो गिन नहीं सकते हैं ना। यहीं पर केमिस्ट्स को एक स्मार्ट तरीके की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ग्रुप्स में गिनना शुरू कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे हम 12 अंडों के लिए एक दर्जन शब्द इस्तेमाल करते हैं, केमिस्ट्स भी परमाणुओं और अणुओं के लिए एक खास ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। और इसी ग्रुप को कहते हैं मोल। ये कॉन्सेप्ट एक पुल की तरह है। एक तरफ है वो वजन जिसे हम तराजू पर तौल सकते हैं, और दूसरी तरफ है वो अनगिनत अणु जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। एक तरह से ये तौलकर गिनने का तरीका है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूलर वेट को जानकर हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे पास उस पदार्थ के कितने दर्जन हैं, मतलब कि कितने मोल्स हैं। चलिए, अब जब हम अपनी सामग्री को गिनना सीख गए हैं, तो अब रेसिपी के असल निर्देशों पर आते हैं। स्टोइकियोमेट्री असल में रेसिपी का वो जादुई अनुपात है। ये हमें बिल्कुल ठीक ठीक बताता है कि एक चीज की कितनी मात्रा दूसरी चीज के साथ पूरी तरह से रिएक्ट करेगी, ताकि कुछ भी बर्बाद ना हो। पर सोचिए, असल दुनिया में तो सब कुछ इतना परफेक्ट नहीं होता। क्या होगा अगर हमारे पास किसी चीज की मात्रा सही अनुपात में ना हो? इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए केक बनाने के लिए 2 अंडे और 1 कप आटा चाहिए, लेकिन हमारे पास अंडा सिर्फ एक ही है। तो अब क्या होगा? आप कितना भी आटा डाल दें, केक तो 1 अंडे के हिसाब से ही बनेगा, है ना? बस यहां पर वो अंडा ही आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है, वो चीज जो सबसे पहले खत्म हो जाती है। और हम ये भी मापते हैं कि उस लिमिटिंग रिएक्टेंट का कितना हिस्सा असल में इस्तेमाल हुआ। इसी को हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन या फिर कन्वर्जन कहते हैं। अब तक हमने जिन चीजों की बात की, वो या तो ठोस थीं या तरल। लेकिन अगर हमारी रेसिपी में गैसें हों तो खैर, उनके साथ काम करने के अपने अलग ही नियम हैं। यह है मशहूर आइडियल गैस लॉ, एक अकेला बड़ा ही शानदार समीकरण जो गैसों के साथ होने वाले किसी भी रिएक्शन का मुख्य नियम है। और यहां फिर से देखिए कि यूनिट्स की भाषा जानना कितना जरूरी है। इस समीकरण में जो कांस्टेंट R है, उसकी वैल्यू इस बात पर बदल जाती है कि आप प्रेशर और वॉल्यूम के लिए कौन सी यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और मान लीजिए कि हम गैसों के मिश्रण के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारी हवा। तो ऐसे में डाल्टन का नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि कुल प्रेशर में हर एक गैस का कितना हिस्सा है। तो संक्षेप में, बेस यूनिट से लेकर मोल तक और स्टोइकियोमेट्री से लेकर गैस के नियमों तक हमने अभी-अभी किसी भी केमिकल रेसिपी को समझने के बुनियादी नियम सीख लिए हैं। बस यही तो प्रोसेस कैलकुलेशन की असली ताकत है। ये साधारण नियम ही हैं जिन्हें मिलाकर इंजीनियर्स हमारी दुनिया बनाते हैं, जान बचाने वाली दवाओं से लेकर गाड़ियों में जलने वाले ईंधन तक।